Hello everyone, welcome on my YouTube channel. Let's crack CSIR Net. I am जोशी सिंह। आज हम क्या करेंगे, हमने कल देखा था आपका प्रोटीन वाला चैप्टर। तो जो प्रोटीन का टॉपिक है हमने कहाँ तक देख लिया, प्रोटीन की फोल्डिंग देख ली, प्रोटीन की स्ट्रक्चर देख ली, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी। इसके बाद हमने क्या देख लिया, डीनेचुरेशन देख लिया। डीनेचुरेशन के बाद हमने क्या देख लिया, प्रोटीन की जो सॉल्युबिलिटी है उसके ऊपर क्या देख लिया, इफेक्ट देख लिया, पीएच का, टेम्परेचर का, आयंस का इफेक्ट देख लिया, सॉल्वेंट का इफेक्ट देख लिया। ठीक है, आज हम देखेंगे प्रोटीन्स के टाइप। कितने टाइप्स के प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन कितने टाइप की हैं, दो टाइप की प्रोटीन होती है। एक होती है आपकी सिंपल प्रोटीन, सेकंड होती है आपकी कौन सी, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, टाइप्स देखेंगे हम प्रोटीन के, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, है ना। तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन की हम बात करें तो देखिए, प्रोटीन क्या होती है, अमाइनो एसिड की चेन होती है। क्या होती है गाइस, अमाइनो एसिड की चेन को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन जो है वो आपकी दो टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है सिंपल प्रोटीन। ठीक है, सिंपल जो प्रोटीन होती है इनके पास में क्या होता है, ओनली अमाइनो एसिड की चेन ही होती है, इनके साथ में कोई भी अदर नॉन प्रोटीन कंपोनेंट नहीं जुड़ा होता है। जबकि सेकंड होती है कौन सी, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है। सेकंड होती है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है। कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन होती है इनके पास में क्या होता है, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। प्रोटीन की अमाइनो एसिड की जो चेन है इसके साथ में अदर नॉन प्रोटीन कंपोनेंट भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सिंपल जो प्रोटीन होती है इसके पास में क्या होता है, ओनली अमाइनो एसिड, ओनली अमाइनो एसिड, या फिर क्या होती है, या फिर पॉलीपेप्टाइड, क्या होगी, पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। अमाइनो एसिड या फिर पॉलीपेप्टाइड की क्या होगी, सिंगल चेन होती है। इसके साथ में अगर कोई नॉन प्रोटीन कंपोनेंट अटैच नहीं होता है। जबकि कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन होती है इसके पास में क्या होता है, अमाइनो एसिड की चेन, अमाइनो एसिड की चेन प्लस इसके साथ में क्या होगा, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। क्या होगा बच्चों, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, है ना। इसके साथ में क्या होगा, नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होगा अमाइनो एसिड की चेन के साथ में। इसलिए ऐसी प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। तो देखिए, अमाइनो एसिड की जो चेन है उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। और जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है इसको क्या कहा जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। अब ये जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, एपोप्रोटीन या प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। तो देखिए यहाँ बुक में क्या दे रखा है कि सिंपल प्रोटीन जब नॉन प्रोटीन के साथ में कंबाइंड हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे हम, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन है यदि इसके पास में इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे, एपोप्रोटीन। अब देखिए, अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में प्रोटीन की चेन हो गई सिंपल। देखिए अमाइनो एसिड है तो इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल चेन है, क्योंकि अमाइनो एसिड से मिलकर के ही सिंपल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। या तो क्वेश्चन में आ जाएगी सिंपल चेन और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट मिलकर के, सिंपल प्रोटीन और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट मिलकर के क्या बनाएंगे, आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, या फिर सिंपल अमाइनो एसिड का सीक्वेंस आ जाए। अब नॉन प्रोटीन कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, अमाइनो एसिड की प्रेजेंट होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, होलो प्रोटीन कहेंगे। कंप्लीट हो गया, क्योंकि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कंप्लीट हो गई तो इसे क्या कहेंगे, हम होलो प्रोटीन कहेंगे। लेकिन एपोप्रोटीन क्या होता है, जब जो अमाइनो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में से हम प्रोस्थेटिक ग्रुप को रिमूव कर दें, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, एपोप्रोटीन कहेंगे। एपोप्रोटीन को क्या कहते हैं, एपोप्रोटीन किसे कहते हैं, एपोप्रोटीन कहते हैं जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड बाय द या फिर रिमूव्ड थ्रू द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन नोन एज एपोप्रोटीन। एपोप्रोटीन किसे कहेंगे, एपोप्रोटीन इफ कॉन्जुगेटेड ग्रुप क्या हो जाएगा, इफ प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव कर दिया जाए, इफ प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड थ्रू द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, है ना। यदि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से हम प्रोस्थेटिक ग्रुप को क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो ऐसी प्रोटीन फिर क्या कहलाएगी, हमारी एपोप्रोटीन कहलाएगी। तो देखिए दो टाइप के टाइप कौन कौन से होते हैं प्रोटीन के, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन जब ओनली क्या हो, अमाइनो एसिड की चेन होगी तो उस प्रोटीन को क्या कहेंगे, हम चेन को सिंपल प्रोटीन कहेंगे। लेकिन अमाइनो एसिड की चेन के साथ में या सिंपल प्रोटीन के साथ में कुछ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जब प्रोटीन के पास में प्रेजेंट होगा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहलाएगी। ये जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है इसे क्या कहते हैं, हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है और अमाइनो एसिड की चेन मिलकर के कंप्लीट जो सेट होता है प्रोटीन का, उसे हम क्या कहेंगे, होलो प्रोटीन कहते हैं। लेकिन यदि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में से हम इस प्रोस्थेटिक ग्रुप को रिमूव कर दें,
हटा दें तो ऐसी प्रोटीन क्या कहलाएगी, एपोप्रोटीन कहलाएगी, है ना, एपोप्रोटीन कहलाएगी। तो देखिए जो कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन होती हैं इनको किसके बेस पर क्लासीफाई किया जाता है, ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच होता है इसके बेस पर प्रोटीन को क्लासीफाई किया जाता है। लाइक ग्लाइकोप्रोटीन जब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, लिपोप्रोटीन जब क्या होगा लिपिड होगा, फेरोप्रोटीन आयरन प्रेजेंट होगा। लाइक इस टाइप से क्या होता है प्रोटीन को क्लासीफाई किया जाता है। मेटलोप्रोटीन जब क्या होंगे, मेटल प्रेजेंट होते हैं। फॉस्फोप्रोटीन इनके पास में फॉस्फेट ग्रुप होगा, और हीमोप्रोटीन के पास में क्या होगा, हीम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है इनको क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पर क्लासीफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप के बेस पर क्या किया जाता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को क्लासीफाई किया जाता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप के बेस पर कैसे किया जाएगा इनको, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन होगी, फर्स्ट हो गई कौन सी, ग्लाइकोप्रोटीन के पास में क्या होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, इसके पास में कार्बोहाइड्रेट, क्या होगा इसके पास में, कार्बोहाइड्रेट होगा, है ना, कार्बोहाइड्रेट होगा। सेकंड हो गया लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन के पास में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा गाइस, लिपिड होगा इसके पास में, ठीक है। मेटलोप्रोटीन के पास में क्या होगा, मेटलोप्रोटीन जो है वो इसके पास में प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, क्या मेटल्स प्रेजेंट होंगे, आयन प्रेजेंट होंगे, है ना। तो इस टाइप जो है वो ये सारे जो ग्लाइको हो गया, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है और मेटल है, ये प्रोटीन के साथ में अटैच है। तो ये क्या है इसके पास में, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ऐसी प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहेंगे। ऐसी प्रोटीन क्या कहलाएगी गाइस, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहलाएगी, ठीक है। तो देखिए सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को किसके बेस पर, अमाइनो एसिड के कंपोजिशन के बेस पर क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। सिंपल प्रोटीन है आपकी सीरम प्रोटीन हो गई और सीरम एल्बुमिन हो गया, इनके पास में क्या होते हैं, ओनली अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। सीरम एल्बुमिन प्रोटीन हो गई, सीरम एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है या सिंपल प्रोटीन होती है, जबकि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है लाइक ग्लाइकोप्रोटीन, मेटलोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, ठीक है। ये क्या कहलाती है आपकी, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहलाती है। अब देखिए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से एग्जाम्पल किसके अंदर आएंगे। लाइक ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर आएगी आपकी कैडरिन होगी, फाइब्रोनेक्टिन होगी, ठीक है। लिपोप्रोटीन के अंदर क्या होगी, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होगी, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होगी, काइलोमाइक्रोन होगी। मेटलोप्रोटीन के अंदर फेरेटिन हो गया, इसके पास में कौन सा मेटल होता है, आयरन होता है। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है वो एंजाइम है, इसके पास में कौन सा आयन होगा, इसके पास में होता है जिंक होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या होता है, इसके पास में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास में कॉपर और आयरन होते हैं। नाइट्रोजिनेज के पास में जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है एंजाइम, इसके पास में क्या होते हैं, मॉलिब्डेनम और क्या होते हैं, आयरन होते हैं। मॉलिब्डेनम और कॉपर नहीं होता, ये लास्ट टाइम क्या होता 2019 के टाइम पर क्वेश्चन में आया था कि जो मॉलिब्डेनम है इसके पास में क्या, जो नाइट्रोजनेज होता है इसके पास में कौन कौन से एग्जाम जो आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मॉलिब्डेनम और कॉपर गलत ऑप्शन था, ठीक है। मॉलिब्डेनम और आयरन होगा इसके अंदर। हीमोप्रोटीन में हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराती है, किसके अंदर, हमारी जो बॉडी होती है ब्लड के साथ में बाइंड होती है और ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराती है। मायोग्लोबिन क्या होती है, ऑक्सीजन का स्टोर करती है, कहाँ पर, मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करती है। साइटोक्रोम सी जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो रेस्पिरेशन होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहाँ पर क्या होता है, साइटोक्रोम सी प्रेजेंट होता है, ठीक है। साइटोक्रोम पी 450 क्या कराता है, साइटोक्रोम पी 450 क्या कराता है, ये कराता है किसका, जीनोबायोटिक्स का हाइड्रोक्सिलेशन कराता है, ठीक है। कैटालिसिस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन करता है, उसको वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के पास में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, इसके पास में कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ये आपको याद हो जाएंगे, मैं एक बार बता देती हूँ। ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन के पास में कौन कौन से होंगे, लिपोप्रोटीन के पास में कौन कौन से होंगे, मेटलोप्रोटीन के पास में क्या होंगे, कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, और हीमोप्रोटीन के पास में कौन कौन से क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन है इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, फर्स्ट हम बात करेंगे किसका, ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो इसके पास में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, इसके पास में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कार्बोहाइड्रेट, क्या होगा इसके पास में, प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कार्बोहाइड्रेट प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से एग्जांपल हैं इसके, कौन से हैं, लाइक हो गया कौन सा, काइलोमाइक्रोन हो गया, और क्या हो गया, कैडरिन हो गया, और फाइब्रोनेक्टिन हो गया। फाइब्रोनेक्टिन और कैडरिन, फाइब्रोनेक्टिन और कैडरिन हो गई ग्लाइकोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन की हम बात करें, लिपोप्रोटीन, तो इसके पास में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा लिपिड,
क्या होगा इसके पास में, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज लिपिड। जब लिपिड इसके पास में प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा तो यहाँ पर कौन से होंगे, काइलोमाइक्रोन होगा और क्या होगा, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यहाँ पर क्या होगा, काइलोमाइक्रोन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, ये क्या होंगे इसके पास में, काइलोमाइक्रोन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये क्या है, लिपोप्रोटीन। जब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा, लिपिड होगा। मेटेलोप्रोटीन जो है वो मेटेलोप्रोटीन के पास में क्या होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा, मेटल होगा। ठीक है, मेटल आयन क्या होंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप होंगे। मेटल आयन इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, मेटल आयन होंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप इसके पास में। जैसे कि मेटल आयन कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर फेरेटिन है, फेरेटिन के पास में क्या होता है, आयरन होता है। फेरेटिन के पास में क्या होता है, फेरेटिन के पास में होता है मेटल, आयरन प्रेजेंट होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के पास में क्या प्रेजेंट होता है, जिंक होता है। एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के पास में क्या प्रेजेंट होगा, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के पास में होगा जिंक प्रेजेंट होगा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, मेटल कौन सा होगा, जिंक होगा। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास में कॉपर और आयरन होंगे। ठीक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास में कौन से आयन प्रेजेंट होंगे, इसके पास में होंगे कॉपर होगा और क्या होगा, कॉपर होगा और आयरन होगा। ठीक है, कॉपर और आयरन इसके पास में प्रेजेंट होंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास में। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास में हो गया, नाइट्रोजनेज के पास में होगा आपका मॉलिब्डेनम और आयरन। ठीक है, नाइट्रोजनेज के पास में होंगे नाइट्रोजनेज के पास में क्या होंगे, मॉलिब्डेनम होगा और आयरन होगा, मॉलिब्डेनम और आयरन होगा। ठीक है, अब बात करें हम फोर्थ है कौन सा, फोर्थ है कौन सा, हीमोप्रोटीन। ठीक है, हीमोप्रोटीन हो गया, तो हीमोप्रोटीन के पास में क्या होगा, हीम प्रेजेंट होगा। हीम मतलब कि आपका जो आयरन प्रेजेंट होगा जिनके पास में, हीमोप्रोटीन लाइक हीमोग्लोबिन प्रोटीन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है इसके पास में क्या होगा, इसका काम क्या होगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का काम क्या होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, मायोग्लोबिन क्या होगी, मायोग्लोबिन जो प्रोटीन होगी इसका काम क्या होगा, ये ऑक्सीजन को स्टोर करके रखती है। ऑक्सीजन की स्टोर करके रखती है किसके अंदर, मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करके रखती है। साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम सी का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये इन्वॉल्व होती है। साइटोक्रोम P450 ये क्या करती है, जीनोबायोटिक्स का ब्रेकडाउन करती है, जीनोबायोटिक्स का ब्रेकडाउन करती है। इसके अलावा हो गया कैटेलेज क्या करता है, H2O2 को किस में कन्वर्ट करेगा, वाटर और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, कैटेलेज हो गया। कैटेलेज क्या करता है, पेरोक्साइड को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट करता है। तो देखिए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के आपके एग्जांपल दे रखे हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जब कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा प्रोटीन के साथ में तो उसे कहेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। फाइब्रोनेक्टिन और हो गया कैटेलिन। ठीक है, जब लिपोप्रोटीन लिपिड इसके साथ में अटैच होगा तो काइलोमाइक्रोन हो गया और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो गया। मेटलोप्रोटीन जब क्या होता है, मेटल प्रेजेंट होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा, मेटल होगा। तो फेरेटिन के पास में क्या होता है, आयरन होता है। एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के पास में क्या होता है, जिंक होता है। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास में क्या प्रेजेंट होगा, कॉपर और आयरन होता है। नाइट्रोजनेज जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, इसके पास में क्या होता है, मॉलिब्डेनम और आयरन होता है। ठीक है, हीमोप्रोटीन जब हीम ग्रुप होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन के अंदर क्या करती है, ब्लड के जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के साथ में बाइंड हो जाती है और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। मायोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है यह भी ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होती है, लेकिन इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को मसल्स के अंदर स्टोर करने का काम होता है। साइटोक्रोम सी जो होती है यह क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होती है। साइटोक्रोम P450 होती है, क्या करती है, जीनोबायोटिक्स का हाइड्रोक्सिलेशन कराती है। ठीक है, कैटेलेज जो होती है यह क्या करती है, H2O2 का ब्रेकडाउन करती है, वाटर और ऑक्सीजन के अंदर H2O2 का ब्रेकडाउन करती है। अब हम देखेंगे सिंपल कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो गया। अब हम देखेंगे इसके बाद में फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन कौन सी होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सी होती है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम देखेंगे कि उनसे फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो हमने कल देखा था कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है वह कैसी होती है, वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन। जबकि जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं यह वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है। तो वाटर के साथ में जो सॉल्युबल होगा उसके पास में, क्योंकि वाटर कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, तो वाटर के साथ में जो सॉल्युबल होगा वह कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक। इसके पास में क्या होंगे, अमाइनो एसिड होंगे, मतलब कि पोलर ग्रुप प्रेजेंट होंगे, चार्ज अमाइनो एसिड होंगे। जबकि जो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, फाइब्रस प्रोटीन होगा, उसके पास में क्या प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होंगे। तो ये वाटर के साथ में क्या नहीं करेंगे, इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे। जब वाटर के साथ में इंटरेक्शन नहीं होंगे तो किस फॉर्म में होंगे, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में होंगे, ये डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे वाटर के अंदर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन की हम यहाँ बात कर रहे हैं।
हम बात करेंगे फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन किसे कहेंगे और ग्लोबुलर प्रोटीन किसे कहेंगे? फाइब्रस प्रोटीन एंड सेकंड हो गया आपका ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। नीचे लिखती हूँ। फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो देखिए फाइब्रस जो प्रोटीन होगी यह कैसी होगी? फाइब्रस प्रोटीन होगी कैसी होगी? ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगी। फाइब्रस प्रोटीन कैसी होगी? इनसॉल्युबल होगी, इनसॉल्युबल होगी इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इनसॉल्युबल होगी मतलब कि वाटर में ये घुलेगी नहीं। जबकि ग्लोबुलर जो प्रोटीन होती हैं यह कैसी होती हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल होती हैं इन वाटर, सॉल्युबल होंगी वाटर के अंदर। और जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं ये कैसी होती हैं? टफ होती हैं, इनइलास्टिक होती हैं, खींचने पर तंती नहीं है। फाइब्रस प्रोटीन कैसी होती है? टफ होती हैं, इनइलास्टिक होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं? टफ होती हैं, इनइलास्टिक होती हैं, लॉन्ग होती हैं, रॉड शेप की होती हैं। वाटर के अंदर क्या होती हैं? टफ होती हैं, इन इलास्टिक होती हैं, लॉन्ग होती हैं और कैसी होती हैं? रॉड शेप की होती हैं, ठीक है। और जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं ये क्या होती हैं? वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाती हैं, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होती हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है क्या है? फाइब्रस प्रोटीन और जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये दोनों जो प्रोटीन है इनकी शेप और सॉल्युबिलिटी के बेस पर इनको क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। तो जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं ये इनसॉल्युबल होती हैं, टफ होती हैं फाइब्रस प्रोटीन, जैसे कि केराटिन प्रोटीन कैसी है आपकी? फाइब्रस प्रोटीन है। केराटिन प्रोटीन कैसी है? फाइब्रस प्रोटीन है। केराटिन है आपकी फाइब्रस प्रोटीन है और इनके पास में कैसी होती है? एक सिंगल टाइप की सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है। सिंगल टाइप की क्या होती है इनके पास में? हमने देखा था ना दो टाइप सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन कौन सी थी? एक तो अल्फा हेलिक्स थी, बीटा शीट थी, ठीक है, और टर्न थे इनके अंदर। तो इनके पास में जो फाइब्रस प्रोटीन होती है जब ये रॉड शेप की है, टफ है, लॉन्ग है, इलास्टिक है, सिंगल टाइप की क्या होती है? इसके पास में सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है। सिंगल टाइप की क्या होती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इनके पास में कैसी होती है? सिंगल टाइप की होती है। सिंगल टाइप की सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है। जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं ये कैसे होते हैं? कॉम्पैक्ट स्फेरिकल मॉलिक्यूल होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं कॉम्पैक्ट और स्फेरिकल मॉलिक्यूल, होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, स्फेरिकल मॉलिक्यूल होते हैं। वाटर के अंदर ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होती हैं, वाटर सॉल्युबल होती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं, इनसॉल्युबल होती हैं, ठीक है। वाटर में ये सॉल्युबल होती हैं। इनके पास में क्या होती है? एक से ज्यादा टाइप की क्या होती है इनके पास में? सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। मोर देन वन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक से ज्यादा क्या होंगी इनके पास में? सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी, एक से ज्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी। तो देखिए ग्लोबुलर जो प्रोटीन है इसके पास में क्या है? जब ये क्या है? वाटर के अंदर सॉल्युबल प्रोटीन है। जब यह वाटर के अंदर सॉल्युबल होगी तो इसके पास में क्या होते हैं? चार्ज जो अमाइनो एसिड होते हैं। चार्ज अमाइनो एसिड कहाँ प्रेजेंट होंगे? चार्ज अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट ऑन सरफेस पर क्या प्रेजेंट होंगे? चार्ज अमाइनो एसिड होंगे। एंड हाइड्रोफोबिक जो अमाइनो एसिड है या फिर नॉन पोलर अमाइनो एसिड कहाँ प्रेजेंट होंगे? इनर साइड या फिर इंटीरियर रीजन ऑफ प्रोटीन। इनर साइड में प्रेजेंट होंगे, अंदर की ओर छिपे हुए होंगे, इंटीरियर रीजन ऑफ प्रोटीन। देखिए ये पोर्शन आपको याद करना पड़ेगा, इसलिए क्या होता है? बोरिंग है थोड़ा सा, ठीक है। चार्ज अमाइनो एसिड कहाँ प्रेजेंट होंगे? सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। जबकि जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड हैं, क्योंकि ये कैसी है? ग्लोबुलर प्रोटीन है, तो ये इसके अंदर जो नॉन पोलर होंगे वो क्या हो जाएंगे? अंदर छिप के बैठ जाएंगे। जबकि जो चार्ज अमाइनो एसिड होंगे वो ऐसे कहाँ होंगे? सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर वाटर है तो वाटर के साथ में कौन इंटरेक्ट करेगा? चार्ज अमाइनो एसिड ही इंटरेक्ट कर पाएंगे। जबकि जो नॉन पोलर होंगे वो कहाँ पर बैठ जाएंगे? अंदर की तरफ बैठ जाएंगे, ठीक है। ये हो गए नॉन पोलर अमाइनो एसिड, जबकि ये हो गए पोलर अमाइनो एसिड, और यहाँ पर क्या हो गया आपका? वाटर हो गया। तो वाटर के साथ में इंटरेक्शन हो रही है प्रोटीन की, किसके? तो ये क्या होती है? वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होती है ग्लोबुलर प्रोटीन। जबकि जो फाइब्रस प्रोटीन होती है इसके अंदर सरफेस पर ही क्या होते हैं? यहाँ पर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं। सरफेस पर ही हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये क्या नहीं हो पाती है? वाटर के साथ में सॉल्युबलाइज नहीं हो पाती है ना।
अनचार्ज क्या होते हैं, अंदर की साइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देख लिया ये टेबल जो दे रखी है बुक के अंदर की, जो फंक्शन क्या है प्रोटीन के, और इसके एग्जांपल देखिए। स्ट्रक्चरल प्रोटीन से हमारा क्या मतलब है, फाइब्रस प्रोटीन क्या है, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। स्ट्रक्चर मतलब कि ये खुद क्या है, टफ है। टफ है तो हमारी जो बॉडी की सरफेस होती है, आउटर जो स्किन होती है, इसके लिए क्या होता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे हमारे क्या हो गए, हेयर हो गए, नाखून हो गए, या आउटर एपिडर्मिस हो गई, इसके लिए क्या होता है, ये जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं ये क्या करती हैं, बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनको शेप प्रोवाइड कराती है। रिगिडिटी मतलब कि स्टेबिलिटी देती है, ताकि सेल क्या कर सके, अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख सके। इसके लिए फाइब्रस प्रोटीन क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन कौन सी हैं, कोलेजन हो गया, केराटिन हो गया, और हो गया फाइब्रिन प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करती है, सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती है, और सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कैटालाइटिक जो प्रोटीन होती है, जिनका क्या होता है, जो कि एंजाइम की तरह फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लाइक लाइसोसोम, प्रोटीएज, पॉलीमरेज, काइनेज। लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम कहाँ प्रेजेंट होगा, और जो प्रोटीएज है, प्रोटीएज क्या काम होता है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। लाइसोजाइम होता है, वो तो टीयर्स के अंदर जो होता है। ठीक है, लाइसोसोम क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैटालाइटिक फंक्शन होता है। लाइसोसोम के अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। आपकी प्रोटीएज क्या होता है, प्रोटीन के ऊपर ब्रेक डाउन करेगा। पॉलीमरेज क्या होता है, पॉलीमरेज एंजाइम जो कि क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, है ना। और जो काइनेज होते हैं, जो कि क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने का काम करता है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर एपिडर्म जो मेम्ब्रेन होती है, उसके पास में क्या होते हैं, कुछ चैनल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि ये चैनल हो गया, ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है किसके पास में, मेम्ब्रेन के पास में। तो ये क्या करती है, मॉलिक्यूल को एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसपोर्ट कराने का काम करती हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा। एक्वापोरिन क्या होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेम्ब्रेन के पास में चैनल पाया जाता है। सेल को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या होती है, मायोसिन हेवी चेन, जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऑस्मोटिक रेगुलेशन में सीरम एल्बुमिन हो गया आपका। लैक्टोज रिप्रेशर प्रोटीन जिनका रेगुलेशन करता है। ठीक है, ये जो एग्जांपल दे रखे हैं इसको आप याद कर लेना, पढ़ लेना, है ना। अब हम बात करेंगे इसके बाद में कोलेजन प्रोटीन के बारे में। कोलेजन, फिर इलास्टिन एंड केराटिन, ये कैसी प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होंगी, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, अब हम बात करेंगे कोलेजन प्रोटीन के बारे में। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन कैसी है, फाइब्रस प्रोटीन है। कोलेजन प्रोटीन दे रखा है आपके अंदर बुक में, जो अगला टॉपिक है कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन जो प्रोटीन है ये कैसी है, फाइब्रस प्रोटीन है। फाइब्रस प्रोटीन है, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में पाई जाती है। स्ट्रक्चरल क्या है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखती है। कोलेजन क्या है, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। यह कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ पाई जाती है, यह इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या फिर रीजन। अब हम एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन किसे कहेंगे, देखिए ये क्या है, हमारे पास में बॉडी है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास में बहुत अलग अलग टाइप की क्या है, सेल्स प्रेजेंट है। ये सेल्स प्रेजेंट है। बताऊंगी कोलेजन प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होगी, कहाँ होगी। ठीक है, अब ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं इनके अंदर क्या है, हाँ, ट्रांसलेशन के थ्रू क्या की जाती है, प्रोटीन की सिंथेसिस की जाएगी। कोलेजन क्या है, प्रोटीन है, तो ट्रांसलेशन कहाँ होगा, ये क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये क्या है, सेल का साइटोसॉल है। ठीक है, क्या है, साइटोसॉल है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है। तो सेल के साइटोसॉल के अंदर आरएनए से क्या किया जाएगा, राइबोसोम रीड करेगा और क्या करेगा, यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस कर देगा। अब ये प्रोटीन हो गई, प्रोटीन का यहाँ पर क्या किया जाएगा, मॉडिफिकेशन किया जाएगा, मॉडिफाई की जाएगी। मॉडिफाई करने के बाद में जब प्रोटीन फंक्शनल हो जाएगी तो उसको क्या कर दिया जाएगा, बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। अब जैसे ही ये प्रोटीन यहाँ आएगी, ये क्या कहलाएगी, अब कोलेजन प्रोटीन है। कोलेजन प्रोटीन और ये जो रीजन है यहाँ पर, जो सेल के बीच में रीजन प्रेजेंट है, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ठीक है, सेल्स के बाहर जो रीजन प्रेजेंट है, एक से ज्यादा सेल्स हैं, यहाँ पर जो रीजन प्रेजेंट है इसे क्या कहेंगे, हम एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन कहेंगे। तो ये जो कोलेजन प्रोटीन होती है, सिंथेसिस तो कहाँ होगी, इसकी सेल के अंदर होगी। सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम कहाँ होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में, जहाँ से क्या होगी, प्रोटीन डायरेक्टली कहाँ जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वहां से क्या किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाएगा। ये हम देखेंगे कैसे होगा मॉडिफिकेशन। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी कोलेजन। अब कोलेजन को कहाँ भेज दिया जाएगा काम करने के लिए, सेल के बाहर भेज दिया जाएगा, जब ये अपना फंक्शन परफॉर्म करने लायक हो जाएगी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन हमने देख लिया। एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन कहाँ होता है, सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उस रीजन को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। साइटोसॉल कहाँ होता है, सेल के अंदर जो स्पेस होता है ना।
तो जो कोलेजन प्रोटीन होती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाई जाती है। जो वर्टिब्रेट होते हैं जिनके हमारे पास में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होती है कोलेजन प्रोटीन होती है हमारी एपिडर्मिस में, ठीक है, नाखून के अंदर, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है क्या होती है, ये कोलेजन प्रोटीन होती है, जो कि सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, इसको स्टेबिलिटी देने का काम करती है, ठीक है। तो देखिए कोलेजन जो प्रोटीन होती है इसके पास में क्या होती है, अल्फा हेलिक्स होती है, ठीक है, अल्फा हेलिक्स होती हैं, 3 अल्फा हेलिक्स क्या हो जाती हैं, कॉइल्ड हो जाती हैं और किसका फॉर्मेशन करती हैं, ये ट्रोपोकोलेजन का फॉर्मेशन करती है। 3 जब ट्रोपोकोलेजन का फॉर्मेशन करेंगे, जब 3 अल्फा हेलिक्स क्या हो जाती है, एक दूसरे से लिंक हो जाएंगी, कॉइल्ड हो जाती है, क्या बनाती है, हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे क्या कहेंगे हम, कोलेजन कहेंगे, ठीक है। तो ये जो कोलेजन मॉलिक्यूल होता है इसके पास में क्या होती है, ट्रिपल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि 3 स्ट्रैंडेड जो है वो अल्फा हेलिक्स के क्या हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, क्या बनाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रोपोकोलेजन कहते हैं। 3 अल्फा हेलिक्स क्या हो जाती हैं, लिंकअप हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, ट्रोपोकोलेजन कहेंगे। और जो अल्फा चेन होती हैं इसके पास में क्या होते हैं, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है, और राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होती है। अल्फा हेलिक्स जो एक दूसरे के साथ में बाइंड होती है वो कौन सी होती है, ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होती है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होती हैं। और ये अल्फा हेलिक्स के एक टर्न में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। हमने क्या कर लिया था, जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर पड़ी थी वहाँ पर देख लिया था, ठीक है। तो 3 अल्फा हेलिक्स कॉइल्ड हो जाती है, किसका फॉर्मेशन करती हैं, ट्रोपोकोलेजन का फॉर्मेशन करती है, हम देखते हैं कि ये जो अल्फा चेन होती है इसके पास में क्या क्या होते हैं, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो अल्फा चेन में कौन सा होता है, ग्लाइसिन एक्स वाई क्या होता है, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है, प्रेजेंट होता है इन अल्फा हेलिक्स, ठीक है। ग्लाइसिन तो है ही, ग्लाइसिन जो है वो कोलेजन जो होता है ट्रोपोकोलेजन के अंदर 1/3 होता है, 1/3 पार्ट क्या होता है, सबसे ज्यादा ग्लाइसिन पाया जाता है, ठीक है। एक्स क्या होता है, प्रोलीन होता है, एक्स कौन सा होता है, प्रोलीन अमाइनो एसिड होता है, प्रोलीन होता है, तभी तो ये क्या होती है, प्रॉपर तरीके से क्या होती है, हेलिक्स लाइक होती है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि प्रोलीन का काम क्या होता है, ये टर्न प्रोवाइड कराता है प्रोटीन को, ठीक है। वाई जो होता है यह हाइड्रोक्सी प्रोलीन या फिर क्या होती है, हाइड्रोक्सी लाइसिन, 3 या 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन एंड 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन। अब देखिए है तो अमाइनो एसिड ही, प्रोलीन और लाइसिन क्या है, अमाइनो एसिड है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ा जाएगा जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ट्रांसलेशन होने के बाद में प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाएगा और इसे क्या कहेंगे, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो देखिए ग्लाइसिन एक्स वाई क्या होते हैं, ट्रिपल हेलिक्स जो होती है इसके पास में ट्राईपेप्टाइड यूनिट होती है अल्फा चेन के पास में, जिसमें अल्फा ग्लाइसिन होता है एंड एक्स जो होता है प्रोलीन होता है, और वाई जो होता है 3 या 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन, 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन होता है। ग्लाइसिन कितना होता है अमाइनो एसिड, 1/3 पार्ट क्या होता है, ग्लाइसिन होता है। प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन क्या करते हैं, कोलेजन को रिगिडिटी प्रोवाइड कराते हैं। ये जो प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन होते हैं ये क्या करते हैं, रिगिडिटी प्रोवाइड कराते हैं, दृढ़ता देते हैं, रिगिडिटी प्रोवाइड कराते हैं, क्या देते हैं, प्रोटीन को दृढ़ता या फिर स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम देखेंगे कि ये जो हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है ये कब हो रहा है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है। ये क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन किया जाता है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन जो बनते हैं ये क्या होते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। अब हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, उसके बाद में क्या किया जाता है, ग्लाइकोसाइलेशन किया जाएगा। तो देखिए सेल, हम बात करते हैं प्रोटीन की कैसे सिंथेसिस होगी। एक हम बनाते हैं सेल, ठीक है। सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या बनेगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, लिख के समझाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा, डीएनए से डीएनए बनेगा रेप्लिकेशन के थ्रू, फिर क्या हो जाएगा, डीएनए से आरएनए बन जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। अब ये ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या होगा, इसकी मॉडिफिकेशन होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्री एमआरएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एमआरएनए है फंक्शनल एमआरएनए, कहाँ गया है, ये साइटोसोल के अंदर। अब साइटोसोल के अंदर ये एमआरएनए आ गया है, साइटोसोल के अंदर ये आ गया, क्योंकि देखिए ये जो क्या होती है हमारे पास में साइटोसोल में आ गया, इसके पास में क्या हो जाएंगे, राइबोसोम यहाँ पर बाइंड हो जाएंगे, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि क्या है, सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में, कैसे ही मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मतलब कि इसकी सरफेस पर क्या होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। तो जैसे ही क्या होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, एमआरएनए से प्रोटीन डायरेक्टली कहाँ जा रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जा रही है। प्रोटीन कहाँ जा रही है, डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर।
अब जैसे ही प्रोटीन, अब ईआर को हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है, ये हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही प्रोटीन ईआर के अंदर आएगी, ईआर के अंदर ये प्रोटीन आ गई है ना, प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई यहाँ पर। अब इस प्रोटीन का यहाँ पर क्या किया जाएगा, हाइड्रोक्सीलेशन किया जाता है, हाइड्रोक्सीलेशन किया जाएगा। ये क्या है, ट्रांसलेशन के बाद में मॉडिफिकेशन हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। OH ग्रुप को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। हाइड्रोक्सीलेशन के बाद में क्या किया जाएगा, ग्लाइकोसाइलेशन किया जाएगा। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, जब प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट को हम अटैच करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन किया जाएगा, ग्लाइकोसाइलेशन होता है कार्बोहाइड्रेट को अटैच किया जाएगा। अब जब कंप्लीटली ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगा तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कोलेजन प्रोटीन बन जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्रोपोकोलेजन कहेंगे। ट्रोपोकोलेजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास में 3 कॉइल क्या होती हैं, अल्फा हेलिक्स होती हैं। अब ग्लाइकोसाइलेशन हो गया तो प्रोटीन को कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर बाहर सेल्स का जो रीजन है उसमें क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे बुक में कि जो अमाइनो एसिड होती है अल्फा चेन, इसके पास में 3 पेप्टाइड यूनिट होती है। 3 क्या होते हैं, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस रिपीट होता है, जिसे कहेंगे ग्लाइसिन एक्स और वाई। एक्स होता है आपका प्रोलिन और वाई होता है क्या, हाइड्रोक्सी प्रोलिन और हाइड्रोक्सी लाइसिन। ग्लाइसिन कितना होता है, 1/3 रेजिड्यू होता है। प्रोलिन और हाइड्रोक्सीलाइसिन क्या देते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। हाइड्रोक्सीलेशन किसके दौरान किया जाता है, हाइड्रोक्सीलेशन के लिए कौन कौन से, प्रोलिल हाइड्रोक्सीलेज और लाइसिल हाइड्रोक्सीलेज नामक क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। प्रोलिल हाइड्रोक्सीलेज और लाइसिल हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम्स के थ्रू क्या किया जाता है, हाइड्रोक्सीलेशन किया जाएगा, ठीक है। प्रोलिल हाइड्रोक्सीलेज एंड लाइसिल हाइड्रोक्सीलेज। प्रोलिल हाइड्रोक्सीलेज और लाइसिल हाइड्रोक्सीलेज क्या होते हैं, ये एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं फॉर किसके लिए, फॉर हाइड्रोक्सीलेशन, ठीक है। ये एंजाइम किसके लिए रिक्वायरमेंट होंगे, फॉर हाइड्रोक्सीलेशन। हाइड्रोक्सीलेशन के लिए कौन कौन से होंगे, प्रोलिल हाइड्रोक्सीलेज और लाइसिल हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम क्या होंगे, रिक्वायरमेंट होंगे। प्रोलिल और हाइड्रोक्सीलेज क्या होंगे, एंजाइम रिक्वायरमेंट होंगे किसके लिए, हाइड्रोक्सीलेशन के लिए ना। प्रोलिल और लाइसिल हाइड्रोक्सीलेज की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी हाइड्रोक्सीलेशन के लिए। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, हाइड्रोक्सीलेशन हो जाएगा। देखिए इस हाइड्रोक्सीलेशन हो गया, फिर क्या कर दिया जाएगा, ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगा। ग्लाइकोसाइलेशन के बाद में प्रोटीन को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, है ना। यहाँ तक हो गया। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि अल्फा चेन की कहाँ सिंथेसिस होगी, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम किसके साथ में बाइंड हो जाएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में क्या हो जाएंगे, राइबोसोम जब बाइंड हो जाएंगे तो राइबोसोम क्या करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। और ये प्रोटीन कहाँ जाएगी, ये प्रोटीन जाएगी आपकी कहाँ पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। जैसे ही प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब प्रोटीन जाएगी तो क्या किया जाएगा, प्रोटीन का क्या किया जाएगा, मॉडिफिकेशन किया जाएगा, क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस तो हो गई, प्रोटीन की अब सिंथेसिस हो गई है। इसके बाद में क्या करेंगे, प्रोटीन का हाइड्रोक्सीलेशन और उसके बाद में क्या किया जाएगा, ग्लाइकोसाइलेशन किया जाएगा। तो हाइड्रोक्सीलेशन के अंदर किसका किया जाएगा, OH ग्रुप ऐड किया जाएगा प्रोटीन के साथ में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करने के बाद में क्या किया जाएगा, फिर कार्बोहाइड्रेट ग्रुप को अटैच किया जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसाइलेशन। अब ये क्या हो गया, अल्फा चेन जब क्या हो जाती है, देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया, फिर क्या किया जाएगा, ग्लाइकोसाइलेशन हो जाएगा। अल्फा जो चेन है ये क्या होती है, कंबाइंड हो जाती है एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और क्या बनाती है, ट्रिपल स्ट्रैंडेड हेलिकल बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोकोलेजन। हमने देखा ना कि 3 अल्फा हेलिक्स, ठीक है, 3 अल्फा हेलिक्स क्या हो जाएंगी, कंबाइंड हो जाएंगी एक दूसरे के साथ में। 3 अल्फा हेलिक्स क्या हो जाएंगी, कंबाइंड हो जाएंगी, क्या बनाएंगे, ट्रोपोकोलेजन बनाएंगी, ठीक है। और ये कंबाइंड किसके थ्रू होती है, जैसे कि ये हो गई फर्स्ट अल्फा हेलिक्स, ठीक है, सेकंड अल्फा हेलिक्स एंड थर्ड अल्फा हेलिक्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ में कंबाइंड हो जाएंगे। ये हो गई सेकंड, ठीक है, अगेन ये क्या हो गई, थर्ड हो गई। अब ये 3 अल्फा हेलिक्स एक दूसरे से किसके थ्रू कनेक्ट होती हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डों के थ्रू क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। किसके थ्रू कनेक्ट होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या होती हैं, कनेक्ट होती है। और ये कनेक्ट होकर के किसका फॉर्मेशन करती है, ट्रोपोकोलेजन का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, ट्रोपोकोलेजन। देखिए मैं अभी से याद कराती हूँ आपको, कोलेजन प्रोटीन क्या है, भूल जाते हैं, ठीक है। कोलेजन प्रोटीन की हम बात करें, कोलेजन प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन है। कहाँ प्रेजेंट होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल के बाहर प्रेजेंट होगी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है। ये कैसी होती है, लॉन्ग होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है। लॉन्ग होती है, कैसी होती है, ये प्रोटीन कैसी होती है, ट्रिपल स्ट्रैंडेड होती है, इन इलास्टिक होती है। फाइब्रस प्रोटीन होती है, इन इलास्टिक होती है, इलास्टिक नहीं होती है। लॉन्ग होती है, इन इलास्टिक होती है, ठीक है। हेलिकल होती है, इसके पास में 3 कॉइल क्या होती है, अल्फा हेलिक्स होती है। 3 अल्फा हेलिक्स होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, ट्रोपोकोलेजन कहा जाता है। ट्रोपोकोलेजन जो है वो इसकी लेंथ कितनी होती है, ट्रोपोकोलेजन की लेंथ होती है 300 नैनोमीटर होती है। 300 नैनोमीटर क्या होती है, इसकी लेंथ होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत,
अल्फा हेलिक्स होती है, कौन सी होती है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। 3 अल्फा हेलिक्स एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्रोपो कोलिजन कहा जाता है, ट्रोपो कोलिजन कहा जाता है। अब इसकी सिंथेसिस कैसे होगी, प्रोटीन की हम सिंथेसिस करते हैं साइटोसोल के अंदर, साइटोसोल से प्रोटीन कहाँ जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। प्रोटीन जब सिंथेसिस हो जाएगी तो इसके पास में क्या किया जाएगा, हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन के बाद में ग्लाइकोसाइलेशन एंड देन मॉडिफाइड प्रोटीन को कहाँ कर दिया जाएगा, साइटोसोल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिलेशन किसके ऊपर किया जाता है, प्रोलिन के ऊपर, और लाइसिन जो अमाइनो एसिड होते हैं उनके ऊपर किया जाता है। तभी प्रोलिन को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि 3 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है ग्लाइसिन एक्स वाई, ग्लाइसिन एक्स को क्या कहेंगे, प्रोलिन कहेंगे, और वाई को क्या कहेंगे, लाइसिन कहेंगे। तो जो प्रोलिन होता है इसको क्या किया जाएगा, 3 और 4 हाइड्रो मतलब कि 3 या फिर 4th नंबर पर क्या किया जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच किया जाएगा, हाइड्रोक्सिलेशन। और जो लाइसिन होता है उसको क्या किया जाता है, 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन, ठीक है, 3 या 4 हाइड्रोक्सी प्रोलिन और 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ठीक है, इसमें हाइड्रोक्सिलेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम रिक्वायरमेंट होंगे आपके, प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेज और लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज, लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज और प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेज क्या होंगे, एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। अब देखिए हम देखेंगे स्कर्वी नामक डिजीज होती है, ठीक है, स्कर्वी क्या होती है, स्कर्वी हो जाती है, हम पढ़ते हैं ना कि विटामिन सी की कमी से क्या हो जाती है, स्कर्वी होती है। स्कर्वी डिजीज क्यों होती है, क्योंकि जो एस्कॉर्बिट होता है, विटामिन सी के पास में क्या होता है, एस्कॉर्बिट होता है। जब ये जो एंजाइम है प्रोलिल हाइड्रोक्सिलेज और लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज, इनमें क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी आ जाती है, तो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं होगी, कोलेजन प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती। जब प्रॉपर तरीके से नहीं होगी प्रोटीन की सिंथेसिस तो क्या हो जाती है, इसके कारण स्कर्वी डिजीज हो जाती है। स्कर्वी डिजीज किसके कारण होती है, इसके किसके कारण होती है, ये जब क्या हो जाए, प्रोलिल हाइड्रोक्सिलेज और लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज का क्या हो जाए, डेफिशिएंसी आ जाए, ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाए किसके अंदर, प्रोलिल और लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज, प्रोलिल लाइसिल प्रोलिन लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम में डेफिशिएंसी आ जाएगी तो क्या हो जाती है, स्कर्वी डिजीज हो जाती है, स्कर्वी डिजीज हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोलेजन प्रोटीन लिंकिंग कैसी होती है। क्रॉस लिंकिंग जो होती है कोलेजन के बीच में किसके थ्रू होती है, 2 टाइप की क्रॉस लिंकिंग होती है इसके अंदर, इंट्रामोलिकुलर होती है और इंटरमोलिकुलर क्रॉस लिंकिंग होती है, ठीक है। अब देखिए सीक्वेंस दे रखे हैं ना, लास्ट में देखिए सिंथेसिस होगी, सबसे पहले ल्यूमन के अंदर आएगी रफ एंडोप्लाज्मिक, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अंदर का पोर्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, ल्यूमन कहते हैं। जैसे ही अंदर आएगी हाइड्रोक्सिलेशन किया जाएगा, देन ग्लाइकोसाइलेशन किया जाएगा, ट्रोपोकोलिन, ये ट्रोपोकोलिन बन जाएगा, उसके बाद में क्या कर दिया जाएगा, इसको बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, एक्जोसाइटोसिस होगी, सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। और क्रॉस लिंकिंग होती है ट्रोपोकोलेजन की, और क्या किया जाता है, एग्रीगेशन किया जाता है फाइब्रिल्स का, कोलेजन फाइब्रिल का क्या किया जाएगा, एग्रीगेशन किया जाएगा। ये हो गया आपका क्या, कोलेजन प्रोटीन कंप्लीट। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे कहाँ से बनेंगे, यही से बनेंगे कि कोलेजन जो होती है इसके पास में कौन सी 3 अमाइनो एसिड होते हैं, ग्लाइसिन एक्स वाई, एक्स क्या होता है आपका प्रोटीन होता है, वाई क्या होता है 3 या 4 हाइड्रोक्सी प्रोटीन, 4 क्या होता है हाइड्रोक्सी लाइसिन होता है, 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन होता है। अब ये हाइड्रोक्सिलेशन के लिए कौन से एंजाइम का रिक्वायरमेंट किया जाता है, प्रोलिल हाइड्रोक्सिलेज, लाइसिल हाइड्रोक्सिलेज। जब इनमें डेफिशिएंसी आ जाएगी तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, स्कर्वी बीमारी हो जाती है, स्कर्वी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये दोनों हाइड्रोक्सिलेशन हम क्यों करते हैं, ताकि रिगिडिटी प्रोवाइड करें, ठीक है। ग्लाइसिन कितना होता है, 1/3 जो पोर्शन होता है अमाइनो एसिड्स में, इनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, 1/3 पोर्शन ग्लाइसिन का होता है। ग्लाइसिन का हो गया, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, सबसे पहले प्रोटीन आएगी, ग्लाइको हाइड्रोक्सिलेशन होगा, ग्लाइकोसाइलेशन होगा। ये कहाँ चल रही है, सारी प्रोसेस चल रही है ल्यूमन में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये क्या है, ल्यूमन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। ल्यूमन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये सारी की सारी प्रोसेस चल रही है, जहाँ पर क्या होगा, अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या कर दिया जाएगा, प्रोटीन जब ट्रिपल कोलेजन बन जाएंगे तो क्या कर दिया जाएगा, इसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। सब सेल के बाहर इसको क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। जब सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रोटीन आ जाएगी, सेल के बाहर आ जाएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या कर दिया जाएगा, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ये क्या करते हैं, आपस में क्रॉस लिंक करते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, फाइब्रिल से कनेक्शन होते हैं, क्या बनाते हैं, ये एग्रीगेशन करते हैं फाइब्रिल्स का, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ट्रोपोकोलिजन हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ट्रोपोकोलिजन के बाद में कोलेजन के बाद में देखिए हमने देख लिया कि कोलेजन जो है वो ये कहाँ पहुंच जाएगा, जब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ट्रांसफर करने के बाद में क्या होगा, इसका ये आपस में क्रॉस लिंकिंग करते हैं, मतलब कि जब बहुत सारे ये जो फाइब्रिल हैं, कोलेजन के फाइब्रिल हैं, ये बहुत सारे फाइब्रिल जब एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, क्रॉस लिंक होते हैं, लिंक होते हैं एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है। जब ये क्रॉस लिंकिंग के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो क्या जिसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये कोलेजन फाइब्रिल का फॉर्मेशन कर लेंगे। किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, कोलेजन फाइब्रिल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको,
यहाँ तो कोई दिक्कत। कोलेजन जब क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, क्योंकि सेल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहेगी, जब बहुत सारे कोलेजन को क्या किया जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। जैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, गुच्छा बना लेंगे, मतलब कि फाइब्रिल, बहुत सारे फाइब्रिल्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे इस फॉर्म में, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम, कोलेजन फाइब्रिल्स कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है आपका कौन सा, इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है। इलास्टिन नाम ही कैसा है इसका, इलास्टिन प्रोटीन है। तो इलास्टिन जो प्रोटीन होती है यह कैसी होती है, यह होती है इलास्टिक, मतलब कि खींचने पर ये क्या हो जाती है, तन जाती है। यह कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके लिगामेंट्स में पाई जाती है, लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, आर्टरीज के अंदर क्या होती है, पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन, इलास्टिन जो प्रोटीन होती है। इलास्टिन जो प्रोटीन होती है, हमने लास्ट देखा कि कोलेजन के अंदर हाइड्रोक्सीलेशन और क्या किया जाता है, ग्लाइकोसाइलेशन किया जाता है। लेकिन जो इलास्टिन प्रोटीन होती है यह भी क्या बनाती है, ट्रोपोइलास्टिन बनाती है। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होता है, इसके अंदर क्या नहीं होता है, हाइड्रोक्सीलेशन होता है ओनली प्रोलीन का। हाइड्रोक्सीलेशन किसका होगा, ओनली प्रोलीन का होता है, लाइसिन का नहीं होता है। और ग्लाइकोसाइलेशन तो इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट ही होता है। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होगा यहाँ पर, एब्सेंट होगा। अब हम बात करेंगे कौन सी प्रोटीन रहेगी हमारी, इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है। इलास्टिन प्रोटीन की हम बात करें तो यह क्या है, इसके पास में बहुत ज्यादा क्या होती है, हाईली हाइड्रोफोबिक कनेक्टिव टिश्यू होती है, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, इसके पास में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। यह किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, एक्सटेंसिबिलिटी के लिए, एक्सटेंसिबिलिटी के लिए, एक्सटेंसिबिलिटी के लिए एंड इलास्टिसिटी के लिए, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी के लिए, ठीक है। जो सेल्स होती हैं इनके अंदर टिश्यूज होते हैं, यहाँ पर जो खिंचाव देखने को मिलता है यहाँ पर, तो किसकी वजह से होता है, ये होता है इलास्टिन प्रोटीन के कारण, ठीक है। एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराती है। कहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, लंग्स के अंदर पाई जाती है, लंग्स के अंदर होती है, लंग्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। लंग्स के अंदर होती है, लिगामेंट के अंदर पाई जाती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, लार्ज आर्टरीज के अंदर होती है, ठीक है। लंग्स के अंदर होती है, लिगामेंट के अंदर पाई जाती है, लंग्स में, लिगामेंट में होती है। और कहाँ पाई जाती है, आपकी आर्टरी जो होती है उनके अंदर पाई जाती है। आर्टरी का काम क्या होता है, ब्लड को जो ट्रांसपोर्ट कराती है, ठीक है, हार्ट से। तो आर्टरीज के अंदर पाई जाती है, लिगामेंट के अंदर होती है, लंग्स के अंदर पाई जाती है। हमने देखा था कि ट्रोपोकोलेजन कितना था हमारा, 300 नैनोमीटर का था, ठीक है। 300 का था कि हमारा ट्रोपोकोलेजन था, 300 नैनोमीटर की लेंथ थी। यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, इलास्टिन का क्या बनाएंगे, ट्रोपोइलास्टिन। ट्रोपोइलास्टिन कितने होगा, ये 72 किलो डाल्टन का होगा। कितने का होगा ये, 72 किलो डाल्टन का। 72 क्या होगा, 72 किलो डाल्टन का क्या होगा, इलास्टिन की सिंथेसिस होगी। तो यह क्या होगा, मैट्रिक्स के अंदर सिंथेसिस होगा। मैट्रिक्स में कहाँ पर, मैट्रिक्स में इसको सिंथेसाइज किया जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पर कौन से होंगे, नॉन पोलर अमाइनो एसिड। सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रोलीन क्या होगा और ग्लाइसिन। नॉन पोलर अमाइनो एसिड रिच होती है, इसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड रिच कौन सी होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं ग्लाइसिन एंड प्रोलीन। ग्लाइसिन और प्रोलीन सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। यहाँ पर कौन कौन से अमाइनो एसिड होंगे, ग्लाइसिन और प्रोलीन रिच होगी, ठीक है। ग्लाइसिन एंड प्रोलीन अमाइनो एसिड क्या होंगे, इलास्टिन प्रोटीन ग्लाइसिन एंड प्रोलीन अमाइनो एसिड रिच होगी। ट्रोपोइलास्टिन को क्या किया जाएगा, मैट्रिक्स में सिंथेसिस किया जाएगा। 72 किलो डाल्टन का क्या होगा, ट्रोपोइलास्टिन सिंथेसाइज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन तो एब्सेंट होगा, ग्लाइकोसाइलेशन एब्सेंट होगा, ठीक है। और हाइड्रोक्सिलेशन होगा ओनली हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेशन एब्सेंट होगा, एब्सेंट कौन सा होगा, हाइड्रोक्सीलाइसिन यहाँ पर एब्सेंट होगा। ओनली कौन सा होगा, हाइड्रोक्सीप्रोलीन प्रेजेंट होगा। और अमाइनो एसिड कौन कौन से पाए जाएंगे इसके पास में, ग्लाइसिन और प्रोलीन अमाइनो एसिड होंगे, ठीक है। ग्लाइसिन और प्रोलीन होंगे। ग्लाइकोसाइलेशन कंप्लीटली क्या होगा, इसके पास में एब्सेंट होगा, ग्लाइकोसाइलेशन एब्सेंट होगा। एंड हाइड्रोक्सिलेशन भी किसका होगा, ओनली प्रोलीन का होगा। लाइसिन जो अमाइनो एसिड है इसका क्या नहीं किया जाएगा, हाइड्रोक्सिलेशन नहीं किया जाएगा। अब जब क्या हो जाएगा, ट्रोपोइलास्टिन की सिंथेसिस हो जाएगी। जब ट्रोपोइलास्टिन हमने देखा था कि जो ल्यूमन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर हमने प्रोटीन की सिंथेसिस की। लेकिन यहाँ पर जब ट्रोपोइलास्टिन की सिंथेसिस हो जाएगी, ट्रोपोइलास्टिन जब सिंथेसाइज हो जाएगी तो इसको कहाँ, ट्रोपोइलास्टिन को कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, किसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जब ट्रोपोइलास्टिन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, तो ये जो ट्रोपोइलास्टिन होती है ये क्या करेगी, क्रॉस लिंकिंग करती है किसका फॉर्मेशन करती है, ट्रोपोइलास्टिन के फाइब्रिल्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है।
ट्रोपोइलास्टिन फाइब्रिल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ट्रोपोइलास्टिन के क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रोपोइलास्टिन एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगे, लिंक्ड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्रॉस लिंक के थ्रू एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, ट्रोपोइलास्टिन के इलास्टिन फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये सेल से सीक्रेट किए जाते हैं तो इनको डीएमिनेट किसके थ्रू किया जाएगा, लाइसिल ऑक्सीडेज किया जाता है, डीएमिनेट किया जाता है। लाइसिन डिराइव्ड एल्डिहाइड क्या होते हैं, जब कनेक्ट हो जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब कंडेंसेशन किया जाता है एल्डिहाइड्स का तो ये क्या बनाते हैं, डेस्मोसिन का फॉर्मेशन होता है। इलास्टिन के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, डेस्मोसिन का फॉर्मेशन होता है। डेस्मोसिन का फॉर्मेशन करती है, किसके थ्रू होता है, इनके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, डेस्मोसिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग कहाँ पर होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर होगी। यह कैसी होती है, इनसॉल्युबल और एक्सट्रीमली स्टेबल प्रोटीन होती है, ठीक है। इलास्टिन प्रोटीन क्या प्रोवाइड कराती है, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराती है। और ये कैसी होती है, स्टेबल प्रोटीन होती है, स्टेबल प्रोटीन होती है, ठीक है। स्टेबल प्रोटीन होती है, इनसॉल्युबल होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। ये इलास्टिन प्रोटीन कैसी होती है, इनसॉल्युबल होती है, इनसॉल्युबल होती है, इनसॉल्युबल। इसके पास में हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होंगे, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होंगे। और यह कौन सी है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर ये प्रोटीन क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये क्या बनाती है, इंट्रामोलिकुलर डेस्मोसिन का फॉर्मेशन क्या होती है, फॉर्मेशन करती है जब क्या किया जाता है, 3 लाइसिन क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं। 3 लाइसिन एल्डिहाइड के साथ में कनेक्ट होकर के क्या बनाते हैं, डेस्मोसिन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे केरेटिन प्रोटीन। केरेटिन के बाद में मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है। केरेटिन को लास्ट करेंगे हम। केरेटिन क्या है, ये भी कैसी प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। केरेटिन प्रोटीन कहाँ है, ये हमारे जो पास में एपिडर्मल सेल्स होती हैं, हेयर हो गए, हमारे पास में नाखून हो गए, ठीक है। इनके अंदर क्या पाई जाती है, जानवरों के जो सींग होते हैं उनके अंदर हो गया, ठीक है। इनके पास में क्या प्रेजेंट होती है, केरेटिन प्रोटीन पाई जाती है, केरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये जो प्रोटीन होती है, यह भी क्या करती है, शेप को, एक्सटेंसिबिलिटी को, स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखती है। फाइब्रस प्रोटीन है, फाइब्रस प्रोटीन है, 2 टाइप की होती है। कितनी होती है, अल्फा केरेटिन होती है और बीटा केरेटिन होती है। अल्फा केरेटिन और बीटा केरेटिन होती है। केरेटिन जो प्रोटीन है, केरेटिन कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होगी, अल्फा होगी और कौन सी होगी, बीटा केरेटिन। अल्फा केरेटिन और बीटा केरेटिन। अल्फा जो है वो यह कैसी होती है, हेलिकल फॉर्म में होती है, टफ होती है, इनसॉल्युबल होती है। अल्फा कैसी होती है, टफ होती है, इनसॉल्युबल होती है, इनसॉल्युबल होती है, टफ होती है, इनसॉल्युबल होती है, इनसॉल्युबल होती है। और ये कैसी होती है, हेलिकल फॉर्म में होती है, हेलिकल होती है, हेलिकल होती है। क्या बनाती है, ये प्रोटोफाइब्रिल बनाती है, प्रोटोफाइब्रिल बनाती है। जबकि जो बीटा केरेटिन होती है, यह कैसी होती है, यह होती है सॉल्युबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है। किसकी होती है, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होती है। बीटा केरेटिन जो होती है सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ये क्या बनाती है, एक्सटेंडेड बीटा सीट बनाती है, एक्सटेंडेड बीटा सीट पाई जाती है। इसके पास में क्या होती है, एक्सटेंडेड बीटा सीट पाई जाती है। और ये प्रोटोफाइब्रिल की जगह यहाँ पर क्या बनाती है, एंटी पैरेलल बीटा सीट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। एंटी पैरेलल बीटा सीट का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। ये हो गई आपकी केरेटिन प्रोटीन। तो देखिए केरेटिन प्रोटीन जो होती है ये कहाँ पर पाई जाती है, पाई जाती है वर्टिब्रेट के अंदर। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है ड्राई वेट हेयर, जो बाल होते हैं इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। फीदर होते हैं, पंख जो होते हैं, इनके नाखून होते हैं, यहाँ पर पाई जाते हैं, ठीक है। सींगों में पाई जाती है। अल्फा केरेटिन जो होती है यह क्या करती है, पॉलीमराइज्ड अल्फा केरेटिन स्ट्रक्चर होती है। इसके पास में कौन सी होती है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होती है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होती है। जो अल्फा केरेटिन होती है इसके पास में क्या प्रेजेंट होंगी, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होती है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होती है। इसके पास में क्या पाई जाएंगी, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होंगी, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होती हैं। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रिच होती है, हाइड्रोफोबिक में इसके पास में क्या प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रिच होती है। कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रिच होती है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड के अंदर भी कौन कौन से आपके, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोलेशन, मेथिओनिन और फिनाइल एलानिन सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये हेट्रोडाइमर बनाती है। अल्फा केरेटिन जो होती है हेट्रोडाइमर, मतलब कि टाइप 1 और टाइप 2 क्या होती हैं, पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। जब 2 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे से क्या होंगी, कनेक्ट होंगी, डाइमर बनाएंगी। ये डाइमर क्या होगा, जब सेम एक जैसी होंगी तो उसे कहेंगे हम होमोडाइमर। लेकिन जब अलग अलग टाइप 1 और टाइप 2 अलग अलग क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड कनेक्ट होती है, तो उसे क्या कहते हैं, हेट्रोडाइमर कहते हैं। जिसमें टाइप 1 कैसी होती है, एसिडिक होती है, और टाइप 2 कैसी होती है, न्यूट्रल या बेसिक होती है, ठीक है। अब ये हेट्रोडाइमर जो प्रोटीन होती हैं, चेन होती है, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होती हैं।
दो हेटेरोडाइमर किसमें फॉर्मेशन करती हैं, किसका फॉर्मेशन करती हैं, प्रोटोफिलामेंट बनाती हैं, प्रोटोफिलामेंट मिलकर के प्रोटोफाइब्रिल बनाते हैं, 4 प्रोटोफाइब्रिल माइक्रोफाइब्रिल, और ये क्या बनाते हैं, मैक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, केराटिन प्रोटीन का यहीं तक करेंगे, इसके बाद हम क्या देखेंगे, कल देखेंगे। थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।